कॉन्फिडेंस पूरा था। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना होता है कि क्या होगा, रिजल्ट के बारे में ना सोचें, बस अपना बेस्ट दें। जब आप पेपर दे रहे होते हैं, पेपर देने के बाद आपके मन में ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तैयारी कम करी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके पास पहले टाइम है, चाहे आप अपनी नींद कम करिए, चाहे अपना आप जितने भी अलग जो अपना टाइम देते हैं किसी और वर्क में वो कम कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करिए, मगर आपको बाद में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने प्रिपरेशन अपनी कम करी है। मेहनत और भाग्य, इन दोनों से ही मिलके बनती है सफलता। सफलता को पाना है तो दोस्तों मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रियेश शर्मा और आज मैं वीडियो लाया हूं कि कैसे मैंने अपनी तैयारी की थी, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, कैसे मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किए थे और कैसे मैंने नॉर्सेट में 279 रैंक हासिल की थी। साथ में ही यूपी एनएचएम, यूपी सीएचओ, यूपी पीएससी जितने भी एग्जाम्स थे और एक दो ऑटोनोमस एग्जाम्स थे वो सारे मैंने क्लियर किए। वो कैसे किए, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने अपने इस ड्यूरेशन में कवर किए थे। अगर आपने ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में फॉलो किए तो 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना है। तीसरा पॉइंट होता है कि जितने भी एग्जाम्स जो फॉर्म्स आते हैं वो फिलअप करने होते हैं। और चौथा कि कैसे मैंने अपना जो एग्जाम दिए थे सारे के सारे वो मैंने कैसे अटेम्प्ट किए, है ना, उनका प्रोसीजर क्या होता है। तो 2020 आफ्टर नॉर्सेट 2020 सितंबर में जस्ट आफ्टर उसके मैंने अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन करी थी। ऑनलाइन कोचिंग मैंने ली थी क्योंकि उस टाइम पे आपको सबको पता है कि कोरोना चल रहा था, ऑफलाइन कोचिंग बंद थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन लेने की सोची। ऑनलाइन मेरी 6 मंथ्स कोचिंग थी, तो फरवरी एंड तक मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद उस ड्यूरेशन में कोई भी फॉर्म नहीं निकला था, बट मार्च के स्टार्टिंग से ही, मतलब फेब एंड से मैंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं कि मैं अपना प्राइवेट ज्वाइन करता या फिर कुछ और करता, है ना, मगर मैंने वो सब नहीं सोचा, क्योंकि मेरा एक ही गोल था, एक ही एम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। इसलिए मैंने अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखी। सेल्फ स्टडी कंटिन्यू मैंने अपना रखी है मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसके बीच में जितने भी एग्जाम फॉर्म्स निकले हैं नर्सिंग के वो सब मैंने फिलअप करता था। बस उसमें आपको क्या देखना है कि आप एलिजिबल हो क्या नहीं। आंख बंद करके फॉर्म भर दिया दोस्तों, क्योंकि जितने आप फॉर्म्स भरोगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर, ठीक है। क्योंकि जो मैंने नॉर्सेट से पहले छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स दिए थे उसी से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था और उसी से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नॉर्सेट 279 रैंक के साथ हासिल किया है, ठीक है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन बताता हूं आपको दोस्तों। सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूं कि आपको सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ ध्यान रखनी है। मेंटल हेल्थ मतलब कि जितने भी आपके जो दोस्त होते हैं जो आपको मोटिवेट करें या फिर जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, सिर्फ उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। जितने भी नेगेटिव दोस्त होते हैं, चाहे रिलेटिव्स हो चाहे कोई भी हो, उनसे आप अपनी दूरी बनाए रख लीजिए। सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ दोस्ती बना के रखिए जिनके साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, ठीक है। जैसे, और मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल से दोस्तों जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिससे आप स्टडी करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पीडीएफ होती हैं उनको, या इमेजेस होती हैं उनको देखने के लिए ही उसको ओपन करें। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, कितनी बार मैं मैं खुद देखता था कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, कभी कभार मुझसे भी नहीं हो पाते थे या फिर उनमें इतना टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि सबका अलग अलग रेशनल होता है तो उसमें करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता है। और एक क्वेश्चन की वजह से हमारा टाइम कंज्यूम काफी ज्यादा होता था उस क्वेश्चन में। इसलिए आप जितने भी ग्रुप्स हैं उसको म्यूट करके रखिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या, कि जितनी भी आप मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, चाहे आप सोने से पहले या फिर सुबह उठ के मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखिए। आपका सोशल साइट जैसे इंस्टाग्राम होता है या फिर कुछ भी है, नॉर्मल जो कुछ सेकंड्स की होती हैं मोटिवेशनल वीडियोस, उसको देखिए। उससे क्या होता है, बूस्टअप होता है माइंड, ठीक है, और आप प्रेरित होते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। पहले तो पॉइंट्स ये। उसके बाद प्लानिंग करिए, अपनी शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए पूरे दिन का। देखो, अगर आप जॉब करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, कि आप मुझे 3 to 4 आवर्स डेली जॉब के बाद भी, सारे काम के बाद भी, या फिर आप शादीशुदा हो या कुछ भी हो,
कि आपको इतने आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। और उस पढ़ाई में भी पहले आपको सबसे पहले थ्योरी कवर करनी है और क्या क्या बुक्स कवर करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है और उसमें आप अपना सीटिंग टाइम भी देखिए। अगर आप देखो, सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो पूरे दिन का टाइम टेबल बनाओ। मैंने अपना 10 से 11 घंटे का टाइम टेबल बनाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो प्रॉब्लम होती है, लगातार आप 10 से 11 घंटे नहीं बैठ पाते हो, ठीक है। बट 6-6 घंटे जैसे आप क्लास में बैठते हो तो उससे आपकी सिटिंग पावर बढ़ती रहती है ना। सिटिंग टाइम बढ़ने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, धीरे 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 टाइम के साथ आपको वो पढ़ानी है, क्योंकि जब एट द टाइम जब आपका पेपर आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप काफ़ी घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइम शेड्यूल बनाने के बाद टाइम टेबल में ना साथ साथ में अपना जितने भी आप पेपर देते हो उसका क्राइटेरिया रख लेना। जैसे कि नॉर्सेट का पेपर होता है, नॉर्सेट में क्या सिलेबस आता है ना, कि उसमें आपका 20 मार्क्स का नॉन नर्सिंग आता है, बाकी 180 का नर्सिंग आता है। या फिर DSSS भी है, उसमें 100 का नॉन नर्सिंग आता है, 100 का। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना कैसे प्रिपेयर किया था पेपर के लिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने सिर्फ नॉर्मल जो बेसिक प्रिपरेशन होती है नर्सिंग के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, वो कैसे की थी। सबसे पहले आपको कोचिंग करनी है। कोचिंग करके का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, देखो कुछ बच्चे बिना कोचिंग करे भी पास हो जाते हैं और अच्छी रैंक ले आते हैं, मगर उनका बेस पहले से क्लियर होता है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है या फिर आप GNM स्टूडेंट्स हो, आपने काफ़ी टाइम छोड़ी है, पढ़ाई छूट गई है ना, आप अपना प्रैक्टिकल मतलब जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो गए हैं, तो आप कैसे उसको अपनी कवर कर सकें, तो कोचिंग करिए। कोचिंग में क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं उनका हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कोचिंग कंप्लीट होती है, थ्योरी जो नोट्स होते हैं सबसे पहले वो उठाइए। ऐसा नहीं है सीधा बुक्स उठा के आपने चलो कोचिंग हो गई है और आप ना बुक्स के अपने क्वेश्चन पढ़ने लग गए। सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी की नोट्स कंप्लीट करने हैं। थ्योरी की नोट्स आपको ऐसे होने चाहिए कि कोई भी आपको सोते हुए पूछे ना कि इसमें क्या था, आपको याद रहना चाहिए। और वो एक बार पढ़ के नहीं होता है, 2 बार 3 बार। मैंने मिनिमम 3 बार पढ़े थे अपने नोट्स, ठीक है। 2 से 3 बार पीआर यादव पढ़ी थी, 2 बार टारगेट हाई पढ़ी थी और एनक्लेस पूरी कवर की थी। तब जाके मैं उस लेवल पे पहुंचा था कि मैंने सारे एग्जाम कवर किए थे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी में जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो ये सोच के पढ़िए कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो नर्सिंग में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको पता है जो आपको पढ़ा रखा है ना वही टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसी में से आपको सोचना है कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जब आपकी थ्योरी पार्ट पूरा कवर हो जाता है, जैसे कि आपने एक अपना CHN उठा लिया, CHN अपना पूरा पोर्शन पढ़ लिया, CHN के उसके बाद फिर आप अपनी बुक उठाइए। सबसे बेसिक सबसे अच्छी बुक है PR यादव, जो मैंने उठाई थी, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने PR यादव उठाई थी, उसमें जो भी सब्जेक्ट था वो मैंने कवर किया था, ठीक है, सारे क्वेश्चन किए थे। अब PR यादव करने का तरीका मैं आपको बताऊं, देखो काफ़ी अच्छी बुक है, 1 लाइनर्स क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं उसमें, ठीक है। उसको आप जब भी पढ़ें तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं आप उसको सर्कल कर लीजिए कि भाई ये मेरा रॉन्ग हुआ है और इसका रेशनल ये होगा। अपने नोट से रेफर करिए या फिर उसमें दे रखे होते रेशनल, उसको कर लीजिए। उसके बाद कुछ रेशनल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होते हैं जो आपको नोट्स में भी नहीं मिलते हैं कभी कभार, उसको अपने हाईलाइटर से या फिर जो रेड पेन होता है कोई भी, उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है, कि जब भी आप उसको दोबारा रिवाइज करें तो वो अलग से मेन पॉइंट आपको दिखे कि हाँ ये पॉइंट ऐसा था, ठीक है, ये होता है। और 2 से 3 बार मैंने बताया कि आपको मैंने PR यादव कंप्लीट की थी, ठीक है। उसके बाद आती है टारगेट हाई। टारगेट हाई भी आपको कंप्लीट करनी है, सेम यही तरीका होता है टारगेट हाई का भी, कि वही 1 लाइनर्स क्वेश्चन जो आपको गलत हुए हैं उसको सर्कल मार लीजिए, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मार्क कर लीजिए। टारगेट हाई में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। बट अगर उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, इमेज क्वेश्चन जो नॉर्थ सेट में आते हैं 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो आप बाद में भी एट द टाइम जब अभी पेपर चल रहा है, एग्जाम टाइम चल रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मगर साथ साथ में देख लीजिएगा तो माइंड में रहता है वो, ठीक है। और साथ में क्या, उसके बाद आती है एनक्लेस। एनक्लेस सौंदर्स मैंने पढ़ी थी, ठीक है। सौंदर्स काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि उसमें थ्योरी पार्ट जो उसका दे रखा है मैंने वो पूरा पढ़ा था। इस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछो तो आप जो इंपॉर्टेंट उसमें हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं ना साइड साइड में, वो आप पढ़ लो तो अच्छा है। मगर जब अप्लाइड क्वेश्चन जब हम करते हैं एनक्लेस के, उसको पढ़ने के लिए अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि उसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लो जो जो आपको लगे पढ़ते टाइम, और साथ में कुछ क्वेश्चंस देते होते हैं,
है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पढ़ लीजिए। या फिर जो फिगर्स होती हैं उसकी वो पढ़ लीजिए, प्रोसीजर्स की। साथ साथ में उनके कुछ टाइम वो होते हैं, टेबल्स होती हैं, उनमें वो डिफरेंशिएशन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है आपने नॉर्मल थ्योरी पढ़ी अपनी, टारगेट हाई कंप्लीट करी और आप एन क्लास के सीधा ही क्वेश्चन उठाने लग गए। उठा सकते हो, मगर अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है ना, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं मैं, तो आप उसको पढ़ोगे तभी आपके अच्छी तरह से वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रही आपकी टारगेट है, पीआर यादव और आपकी एन क्लास का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिटिंग टाइम बढ़ाना है आपको, है ना। उसके बाद हाँ, सिटिंग टाइम के साथ साथ आपको अपना ये भी देखना है कि आप कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो, फर्स्ट जब आपने अपनी बुक कंप्लीट की थी पीआर यादव, वो तो आपने नॉर्मल अपना पढ़ने के लिए की थी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि आप अपनी या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जैसे अभी टेस्ट सीरीज काफ़ी चल रही हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप वॉच जो है अपने मोबाइल्स में, मैंने ये किया था, ठीक है, क्योंकि हर कोई कुछ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, कुछ अर्बन में रहते हैं, तो सबके सब टेस्ट सीरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कितनी बार, है ना। मगर फोन सबके पास होता है, तो नॉर्मल आप स्टॉप वॉच लगाइए, ठीक है, इतना टाइम लगाइए कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, और अपनी स्पीड देखिए, क्योंकि पहली बार आपने वो बुक पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेकेंड टाइम आप रिवाइज कर रहे हैं, तब आपने क्वेश्चन करिए, तब अपनी स्पीड देखिए, कम लगती है दोबारा करिए, ठीक है। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। इसी से जब हम टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम के टाइम पे, हमें टाइम कम नहीं मिलता। जैसे कि यूपीपीएससी का एग्जाम हो गया, नॉट सेट हो गया, मेरा टाइम से पहले ही एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाता था, ठीक है, कुछ ये बात हो गई है। उसके बाद देखो, लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती हैं, ठीक है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मगर ये और इससे वैसे नहीं सिर्फ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ही हैं, लाखों बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम होती है, मगर आप उसको कैसे फेस करते हो, कैसे रिजॉल्व करते हो, वो आप पे होता है। क्योंकि अगर आपने ये फेस करा ये टाइम और आपने प्रिपरेशन कर ली है, तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा मेरी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था कि आपको सारे जो फॉर्म्स भरने हैं, ठीक है, फॉर्म से क्राइटेरिया देखना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना दोस्तों, देखो मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मुझे जीरो नॉलेज थी भाई, कैसे फॉर्म निकलते हैं, कब निकलते हैं, मुझे ये पता चलता नहीं था। मैं सोचता था यार कैसे फॉर्म निकल जाते हैं, कैसे सब कुछ चल जाता है पता, है ना। मगर जब आप प्रिपरेशन करोगे, अपनी कोचिंग करोगे, तब धीरे धीरे चलता है पता कि ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फिलअप करते हैं। तो उस टाइम पे आपको फिर कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप अपनी थ्योरी पढ़ते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को ना कभी भी कम नहीं होना है, अपने पे भरोसा हमेशा बनाए रखिएगा। तभी मैं बोलता हूँ कि ग्रुप से दूर रहिए, या फिर कुछ दोस्त होते हैं उनसे दूर रहिए, कि ऐसा आपको फील नहीं करना है कि यार उसको तो मुझसे ज़्यादा आता है, वो तो मुझसे ज़्यादा कवर कर लेगा, उसका तो ज़्यादा सिलेबस हो रखा है, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा मोरल लूज होता है, डाउन होता है, और उस वजह से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं हम वो गलत कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम उस टेंशन में आ जाते हैं यार, वरी हो जाती है कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं है, और जो हमारा टाइम प्रिपरेशन के लिए है, हम सिर्फ और सिर्फ वही सोचने में उसको गवा देते हैं। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैं भी पढ़ने जाता था, ऐसा नहीं है कि मुझसे अच्छे बच्चे नहीं थे, मुझसे अच्छे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा पढ़ रखा था, मुझसे ज़्यादा रिवाइज कर रखा था। उन्होंने तो कम से कम 3-4 बार एनक्लेस भी कवर कर ली थी। उनके जब मैं क्वेश्चन करता था एनक्लेस के, तो मेरी ज़्यादा नेगेटिव जाती थी, उनकी कम जाती थी। मगर जब कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है ना, जब आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो अपना माइंड फ्रेश करके, तो वो ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, सारे फॉर्म्स आपको फिलअप करने हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर जब भी, जैसे कि मेरे पेपर आए थे अगस्त में फॉर्म निकले थे यूपीसीएचओ के, तो मैंने भरा था। सितंबर में मेरा यूपीसीएचओ का एग्जाम था, ठीक है। उस टाइम पे देखो सिलेबस तो वही रहता है, मगर जैसे कि यूपीसीएचओ हो गया, उसमें आपकी नॉर्मल, अगर आप अपनी थ्योरी पढ़ोगे और नॉर्मल बेसिक पीआर यादव कर लोगे, तो वो एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसमें बड़ा टारगेट है या फिर एनक्लेस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। नॉर्मल थ्योरी पढ़ के भी वो पास कर सकते हैं। तो मैंने वही अपनी थ्योरी पहले से पढ़ रखी थी, पीआर यादव एक बार कंप्लीट कर ली थी आराम से पूरी की पूरी, और 2 बार कम से कम मेरे नोट्स आराम से रिवाइज हो चुके थे उस टाइम तक, ठीक है। तो वो मैंने अटेम्प्ट किया, कॉन्फिडेंस पूरा था। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना होता है कि क्या होगा, रिजल्ट के बारे में ना सोचें, बस अपना बेस्ट दें।
जब आप पेपर दे रहे होते हैं, पेपर देने के बाद आपके मन में ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तैयारी कम करी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके पास पहले टाइम है, चाहे आप अपनी नींद कम करिए, चाहे अपना आप जितने भी अलग जो अपना टाइम देते हैं किसी और वर्क में वो कम कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करिए, मगर आपको बाद में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने प्रिपरेशन अपनी कम करी है। ठीक है, वो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, उसके बाद धीरे धीरे सारे फॉर्म्स, नॉर्सेट का, एनएचएम का, है ना, यूपीपीएससी के भी वो सारे फॉर्म्स आने लगे। उसके बाद मेरा सेकंड यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम था, वो भी मैंने दिया। उसमें भी मैंने बिना स्ट्रेस के गया था, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता था कि यार मुझे पूरा का पूरा पेपर क्रैक करना ही है। पेपर देते हुए बस ये सोचना है कि हमने जो पढ़ा है ना, बस हमें वही तरीके से करना है, बिना टेंशन के। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने पे रख के। क्योंकि मेरे सामने यार जब मैं एग्जाम देता था ना, वहाँ बच्चे मिलते थे जिन्होंने अपना नॉर्सेट पहले कुछ रैंक आई थी जिनकी 4000 5000, एमएससी क्लियर किया था उन्होंने एम्स का। ठीक है, ऐसे बच्चे मिलते थे, है ना। और कुछ तो नॉर्सेट पे जब मैं देने गया था वो बेचारे 3-3 4-4 बार अटेम्प्ट कर रहे थे, जो करते भी हैं, मगर उनको देख के अपना लेवल डाउन नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपनी प्रिपरेशन से बढ़ा मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन बढ़िया रखिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। ठीक है, सबसे पहली बात ये। उसके बाद अपने जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कि मैंने सीएचओ का फॉर्म भरा था, यूपीपीएससी का, तो उसमें क्राइटेरिया देखिए कि उसमें वेटेज कैसी है, वेटेज किस पोर्शन पे ज्यादा दे रखी है, नॉन नर्सिंग में, नर्सिंग पे, है ना, और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो वेटेज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करिए अपनी स्टडीज का, क्योंकि आपने पढ़ तो मेनली बेसिक सारा रहा ही है, अब आपको रिवाइज करना है। और जैसे कि नॉन नर्सिंग का हो गया, नॉन नर्सिंग में आपके जैसे कि रीजनिंग होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, कंप्यूटर, मैथ्स, ये सभी मेजर पोर्शंस होते हैं। ठीक है, जीके जो होता है, जीके एक छोटी मोटा वाइड सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आप पहले से आपने पढ़ा रखा है या फिर जो आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, मगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जीके में अगर आप अपना टाइम वेस्ट देंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा और 100% श्योरिटी रहती ही नहीं है कि वो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वाइड काफ़ी ज़्यादा है। मगर हाँ, करंट अफेयर्स में जैसे कि अभी जितने CWG एग्जाम वो हुए थे, गेम्स हुए थे, ओलंपिक्स हुए थे, तो ये हमें पता है ना। तो जैसे जितने भी हमारे वो हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, तो हमें पता है कि ये अभी करंट अफेयर्स का पॉइंट्स हैं, तो इसमें से आ सकते हैं, है ना। और इंटरनेशनल जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर जो हुआ है, चाइना में और ताइवान का जो वॉर अभी चल रहा है, कुछ तो कुछ मिनिमम पॉइंट्स होते हैं करंट अफेयर्स में, वो आप पता कर सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में रीजनिंग और मैथ्स ये बहुत ईजी होते हैं, कोई मेजर हाई लेवल का नहीं आता है। ठीक है, बस आप जो कोचिंग में आपको पढ़ाते हैं नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स, वो आप उसको पढ़िए, क्वेश्चन रिवाइज करिए। वो मैंने पहले नहीं थे, मैं पहले बता रहा हूँ, वो मैंने पहले नहीं पढ़ा था। जब भी मेरे एग्जाम आते थे, या यूपीपीएससी का आया हो, यूपीसीएचओ का आया हो, मैं उसी टाइम पे वो पढ़ता था। मतलब अपने 3 से 4 दिन अलग से, बीच में 1-2 दिन, जैसे कि 1 हफ्ता पढ़ा, फिर 1 दिन निकाला, फिर 1 हफ्ता और पढ़ा, फिर 1-2 दिन निकाले उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे। तब मैं 1-2 दिन वो देता था नॉन नर्सिंग को, और उसमें ही वो मैंने सही कर रहे थे। रीजनिंग काफ़ी आसान होती है, रीजनिंग बिल्कुल करिए। अगर इस टाइम पे आपको टाइम ना मिल रहा हो तो रीजनिंग तो करके ही जाइए, क्योंकि 3 से 4 रीजनिंग के ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो देखिए, कि जैसे कि नॉर्सेट का पेपर होता है, नॉर्सेट में 200 क्वेश्चन के होते हैं। अगर मैं आपको मोटे मोटे तरीके से बताऊं तो 150 से लेके 180 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया नॉर्मल क्राइटेरिया है। मैंने भी 180 अटेम्प्ट किए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 180 अटेम्प्ट किए तो बाकी बच्चों ने जिन्होंने 150 अटेम्प्ट किया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी भी सेम मेरी जैसी रैंक आई है। मगर डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है और कितना आप रिस्क ले सकते हो। तो बट क्राइटेरिया अगर आप जानो तो 150 to 180 इसका क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद अब पेपर अटेम्प्ट जब हम करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेंशन नहीं लेनी है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है, और एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपने जो जो पढ़ा है ना वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, तो नॉर्सेट का जब भी पेपर अभी 11 को होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, क्योंकि वो छोटा टॉपिक नहीं है, उसको आराम से आपको समझाना पड़ता है कि कैसे आपको पेपर उसको देना है। मगर अगर मैं मोटे तरीके से बताऊं कि मैंने सारे एग्जाम कैसे किए थे, तो मैं 2 स्टेप्स में एग्जाम करता था। पहले स्टेप में मैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था जो मुझे 100% आते थे, या फिर वो वाले क्वेश्चन जिनमें हल्का सा डाउट होता था, है ना, जैसे कि A और B लग रहा है या B और C लग रहा है, मगर उसमें मैं थोड़ा, जैसे कि हम सोचते हैं कि थ्योरी में मैंने ये पढ़ा था या फिर मैंने बुक में ये देखा था,
है ना, और वो तुरंत क्लिक हो जाता है कि नहीं ये है। टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं, टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करता था, और जब पूरा पेपर ऐसे आप करोगे ना तो आपका लास्ट में जब देखोगे आपका आराम से टाइम बच जाएगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए। जब आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे उसमें मैं क्या करता था, उसमें मैं वो पेपर देता था, क्वेश्चन करता था जो थोड़ा समझने में जिनको टाइम लगता है ना, जो टाइम कंज्यूमिंग है। कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 ऑप्शन लगते हैं, उसमें हम अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, है ना, उनको सोच सोच के करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन मैं बाद में करता था जब टाइम बचता था। मगर मेजरली फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सारे क्वेश्चन करो जो आपको 100% आते हों, और जो तुरंत आप सोच समझ के अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको करते हैं। कुछ होते हैं जो 3-3 बार भी करते हैं, मगर ध्यान रखना जब भी आप पेपर दे रहे हो तो आपके माइंड में जैसे ही जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, कनेक्ट होता है कि ये होना चाहिए, तो वही होता है। क्योंकि जब भी आप ज़्यादा सोचते हो ना दोस्तों, तो हमेशा माइंड क्या होता है, हर ऑप्शन का अलग अलग रेशनल देने लगता है, और वो फिर हम गलत कराते हैं। ध्यान रखना सबकॉन्शियसली हमारा माइंड में सब कुछ फीड रहता है। जो भी आपको फर्स्ट ऑप्शन ठीक लगता है वही हमेशा ठीक रहता है। और सेम यही मैंने जो अपना यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और जो अपना नॉर्थ से दिया था, बाकी जितने भी दिए थे, मैंने सेम यही क्राइटेरिया रखा था, और सारे मैंने इसीलिए अपना सिलेक्ट हुआ था मैं सब में। ठीक है, लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि मैं अभी कुछ दिन बाद दोबारा लाइव आऊँगा। आपके कुछ भी डाउट्स हों तो आप मुझसे वो पूछिएगा। ठीक है, साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और साथ साथ में हम टेलीग्राम पे डेली 8 बजे अपना टेस्ट करवाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। साथ में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने नीचे दे रखे हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। हम जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देते हैं, और जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं वो तो हम अपने चैनल पर आपको बता ही देते हैं। और लास्ट में मैं एक MS धोनी की एक अच्छी लाइन बोलना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में एक पूछा तक गया था उनसे कि आप कैसे अपना टेंशन फ्री रहते हैं, है ना, कि इतने ज़्यादा हाई पॉइंट जब इतना टेंशन होती है, इतना स्ट्रेस होता है, तो आप कैसे अपने आप को उसमें स्ट्रेस फ्री रखते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज इट्स द रिजल्ट दैट पुट्स प्रेशर ऑन अस, है ना, दैट वी थिंक दैट व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ वी डोंट गेट सिलेक्टेड, है ना, बट ऑलवेज फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स, है ना, वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स, बिकॉज these are the controllables which we have to focus on that, and at the end if we don't get selected we will improve। कि अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो उस एक्सपीरियंस से हम इम्प्रूव तो होंगे। और जो कंट्रोलेबल्स थे वो मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। अगर आप उस तरीके से उस टाइम शेड्यूल के साथ उस प्रिपरेशन को करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।